हेलो। शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं वंस अगेन आज आपके साथ न्यू चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के शॉर्ट नोट्स जो कि जैसे कि आज के इस चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात करेंगे और ये सारे वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेस्ड होंगे, जिसमें ओनली हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूले के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगा वर्क क्या होता है, वर्क क्या नहीं होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी and there is a displacement of point of application of force, then work may be done by the forces। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया यदि उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया वो उस बॉडी पर क्या करता है? वर्क डन करता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो अब और आगे बात करते हैं कि वर्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो एक बार यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू, यदि फॉर्मूले की बात करना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, मान के चलता हूँ इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के इफेक्ट में ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, एक्स डिस्प्लेस होगी या फिर एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैंने इस पर फोर्स लगाया। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है एफ डॉट डी एस। सिंपली बात कहना चाहूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं जिस पर मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? देखो एक बार इधर, अब वर्क क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। यदि मैं इस बॉडी पर फोर्स को किसी एंगल पर लगाता हूँ, जैसे कि मान के चलो ये बॉडी यहाँ पर इस पर रखी हुई है, मैंने एक फोर्स इधर लगाया हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर, तो वर्क क्या होगा क्या नहीं होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर क्या कर सकता हूँ इसका वर्क डन निकालने के लिए इस वाले केस में? देखो, या तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स क्या लूँ, कंपोनेंट ले लूँ। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस है। इसका फोर्स क्या लूँ, कंपोनेंट लेंगे तो एस कोस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोले तो इस वाले डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लूंगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एस साइन थीटा होगा, इसकी वजह से जीरो वर्क डन हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे वर्क डन निकालना है तो यहाँ पर एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, तो या फिर कर सकता हूँ, या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं अपन इसका, जो मेरा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इसी फोर्स का मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लूँ, कंपोनेंट ले लेता हूँ, जो एफ कोस थीटा और एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा। एफ साइन थीटा इस पर कोई वर्क डन नहीं करेगा, ओनली एफ कोस थीटा जो कंपोनेंट है वही इस पर वर्क डन करेगा। तो इस वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? एफ कोस थीटा जो यहाँ पर दिया गया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट एस दे रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। अब देखो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, कोस थीटा और साथ में आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी निकल के आती है, या फिर कह सकता हूँ दो फिजिकल क्वांटिटियों का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
तो जो रिजल्ट क्वांटिटी होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ से देख सकते हैं। तो एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स, मतलब जो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पर है एफ डॉट डी एक्स डी एस, जो ओनली कांस्टेंट फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये आप क्या कर सकते हैं, जो इस वाले केस में अपन फोर्स अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, वो एक कांस्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए सिंपली अपन इसमें इस वाले फॉर्मूले में आंसर रखेंगे और सॉरी इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जब फोर्स मेरा वेरिएबल होगा उस टाइम पर अपन वर्क डन कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स वेरिएबल रहेगा तब अपन वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखो एक बार, जब फोर्स मेरा वेरिएबल होगा एफ की वैल्यू या तो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या फिर फंक्शन ऑफ टाइम हो सकती है। मतलब फोर्स टाइम के डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है या फिर टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो उस वाले केस में अपन वर्क डन कैसे निकालेंगे, उस वाले केस में देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के द्वारा उस पार्टिकल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करवाएंगे, उस dx की वजह से स्मॉल वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद dx की वजह से स्मॉल वर्क डन dw होगा जो f डॉट dx के बराबर होगा। अब ऐसे कैसे मैं छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करता जाऊंगा और नेट वर्क डन निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करके ये सबको सम करके ऐड कर देंगे। तो वही यदि मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एस होगा, यहाँ पर डी एक्स की जगह डी एस होगा और इनको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। या फिर क्या कर सिंपली बात कहना चाहूँ तो इसको अपन इंटीग्रेशन कर देंगे इनिशियल कंडीशन से लेकर फाइनल कंडीशन तक और वेरिएबल फोर्स में अपन क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्क डन के बारे में क्या क्या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है कौन सी क्वांटिटी नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इज अ वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकंड बात, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है और वर्क जीरो हो सकता है। कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करना चाहें तो वर्क की यूनिट जूल होगी, एम केस और एसआई यूनिट वर्क की कितनी हो जाएगी, जूल हो जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी। न्यूटन मीटर को अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो इसका मतलब वर्क यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। सीजीएस यूनिट की बात करना चाहूँ मैं, सीजीएस यूनिट इसकी क्या नाम से फोर्स की कितनी होगी, डाइन हो जाएगी एंड मीटर की कितने मीटर, सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट जूल सॉरी डाइन सेंटीमीटर होगी और डाइन सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। अब देखो एक बार सीजीएस यूनिट एंड एमकेएस यूनिट के बीच में रिलेशन की बात करना चाहें अपन तो जो एक जूल होगा 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं कि वर्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, यदि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस बोल तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो, या फिर और लिखना चाहे तो एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। जब दोनों ही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल थीटा जो होगा वह 90 डिग्री होगा। और जब यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। सिमिलरली वर्क डन जीरो कब होगा, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसकी वजह से जो उस पर वर्क डन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऑलवेज सेंटर की तरफ एंड पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस वाले केस में ईच एंड एवरी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन के बीच में जो एंगल रहेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा
इसकी वजह से यहाँ पर वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो वर्क डन कब कब 0 हो सकता है, यहाँ पर देख सकता हूँ जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, इसकी वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता है। एंड जब ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड बात, यदि एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब ऑब्ट्यूस इन द सेंस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जो वर्क डन होगा वह नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो वर्क डन के बारे में जो भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बार, सबसे पहले बात करता हूं जो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यूज किया है एफ डॉट डी एस में। एफ एक इंडिविजुअल फोर्स हो सकता है या फिर सभी इंडिविजुअल फोर्स का नेट रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला एफ में बी इंडिविजुअल फोर्स और में बी नेट फोर्स। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब मैं यदि समझाना चाहूँ आपके लिए तो यहाँ पर देख सकता हूँ, मतलब ऐसा कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मान के चलते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2 इस वाले डायरेक्शन में, F3 इस वाले डायरेक्शन में है एंड F4 इस वाले डायरेक्शन में, और ये बॉडी इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है मान के चलो x। यदि मुझे इस बॉडी पर नेट वर्क डन निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे? या तो मैं क्या करूं, सभी फोर्स को वेक्टरली सम करूं और उनका नेट फोर्स निकाल लेता हूं, और इस नेट फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन आएगा उसको लिखना चाहेंगे तो नेट वर्क डन लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकते हैं? नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके निकाल सकता हूँ। या फिर क्या कर सकते हैं, F1 ने कितना वर्क डन किया, मान के चलता हूँ W1 वर्क डन किया, एंड F2 ने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया, सपोज करते हैं W2 किया, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है वो अपन वहां से एंगल से डिसाइड कर लेंगे। F4 ने मान के चलता हूँ इस वाली बॉडी पर W4 वर्क डन किया एंड F3 ने इस पर मान के चलते हैं कि W3 वर्क डन किया। यदि मुझे इस पर नेट वर्क डन की बात करनी हो तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इस टाइप से इस बॉडी पर अपन नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F इंडिविजुअली हो सकता है और F नेट फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है या फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस वाले पॉइंट की बात करना चाहें तो वर्क डन बाय कूली कैरिंग हिज लोड ऑन हिज हेड। जो कूली होता है वो अपने सिर पर जो लोड को लेके जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो इस पर ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा। जो कितना वर्क डन करेगी ग्रेविटी, वो वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन ऑलवेज 0 रहेगा। कैसे? क्योंकि ग्रेविटी तो लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इसके वेट की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। इस वजह से क्या होगा, जो भी वर्क डन रहेगा उस पर 0 रहेगा, कूली के ऊपर ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन। यहाँ पर इतना होगा। लेकिन अपन यहाँ से, लेकिन इस वाले केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन रहेगा वो उस फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? यदि ब्लॉक पर बात करना चाहूं तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन के द्वारा ब्लॉक पर किया गया वर्क डन पॉजिटिव होगा, बट मेन पर ब्लॉक के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। इस प्रकार से अपन इस पर वर्क डन की बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात की क्या नाम से सेकंड इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करें तो देखिए एक बार, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज 0। क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही है क्या? मतलब नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन ऑलवेज 0 रहेगा, जो कि गलत बात है, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? देखते हैं एक बार। जब कोई दो ऑब्जेक्ट है ऐसे रखिए, मैं मान के चलता हूँ दो बॉडी, मैंने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया साइड से, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी। आगे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इस साइड से आएगी और इस पर पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, यदि इस 100 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये सिस्टम यहां से लेकर यहां तक दोनों ब्लॉक का सिस्टम यदि 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है,
तो फर्स्ट बॉडी पर नॉर्मल के द्वारा वर्क डन इस 4 kg ब्लॉक पर वर्क डन नेगेटिव होगा एंड सेकंड पर वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वो कितना होगा डिपेंड करेंगे, नॉर्मल निकालेंगे ऐसे से निकाल लेंगे। बट यहाँ पर तो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जीरो नहीं है और ऑलवेज जीरो नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है। बट यदि मैं डेथ वॉल की बात करते हैं अपन, डेथ वॉल के अंदर क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी डेथ वॉल के अंदर मूव कर रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होता है पेरीमीटर की तरफ, बट नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है बॉडी पर वो सेंटर की तरफ लगता है। और इस वाले केस में दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है 90 डिग्री रहता है। इस वाले केस में जो वर्क डन रहेगा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम इसलिए कही सही है कि यह ऑलवेज जीरो, ऑलवेज शब्द ना होकर यदि यहाँ पर मैं भी होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। तो एकदम गलत बात है। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आपको सूडो फोर्स में वर्क डन के बारे में क्या नाम से स्टडी करेंगे। तो अभी तो यहाँ समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखो कोई भी ब्लॉक है जिसका मास m है, ये किसी ट्रक पर रखा हुआ है या फिर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर रखा हुआ है, ठीक है, जो इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। दो ऑब्जर्वर हैं, एक तो गर्ल्स है सॉरी बॉयज है, नीचे रखा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड है, एंड एक है गर्ल्स जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठी हुई है या फिर कस्टों में ट्रक के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। यदि बॉय देखता है इसको बाहर से, ये बॉय खड़ा होकर इसको देखता है, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन जो रहेगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। कैसे? क्योंकि इस ब्लॉक का इस बॉय के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इस वाले डायरेक्शन में हो रहा है एंड इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी किस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एस बी सी डायरेक्शन में, एंड इस ब्लॉक पर लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी इसी है और दोनों के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री और वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये गर्ल्स इसको देखेगी, तो गर्ल्स देख रही है, तो गर्ल्स के रेस्पेक्ट में देखना चाहे तो देखते हैं एक बार। गर्ल्स के रेस्पेक्ट में गर्ल्स ने क्या देखा कि इस ब्लॉक पर फोर्स तो लग रहा है फ्रिक्शन आगे की तरफ, बट इस गर्ल्स के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, क्योंकि ट्रक के अंदर ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है। तो गर्ल्स के लिए इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो है 0 होगा, ठीक है। तो अब और आगे बात करना चाहे तो कैसे देखो एक बार, तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो वर्क डन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करेगा। जैसे ही रेफरेंस ऑफ फ्रेम चेंज करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, सॉरी वर्क डन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेस। अब देख कैसे कैसे चेंज करेगा, कैसे कैसे चेंज नहीं कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या फोर्स चेंज हुआ, क्या फोर्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम इस वाले केस में, बट इंडिविजुअल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस ऑफ फ्रेम। इंडिविजुअल फोर्स की बात करना चाहूं तो जो फ्रिक्शन जो है यहाँ पर एक इंडिविजुअल फोर्स है जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट वर्क डन वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लेते हैं एक बार। देखो फर्स्ट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी 0, में बी 0, में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, आइए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के बारे में जो इस ग्राउंड पर रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया, तो देखिए एक बार इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी एट रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये फोर्स इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो बॉडी पर लगने वाला जो फ्रिक्शन रहेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा।
तो यहाँ से देखना चाहूँ तो इस बॉडी पर वर्क डन के बारे में बात करना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो इस वाले केस में। सेकंड के बारे में बात करना चाहिए तो दो ब्लॉक लेते हैं। फर्स्ट कौन सा, एक तो ये वाला ब्लॉक लेते हैं और एक ये वाला ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक बी। ठीक है, जब मैं इन दोनों ब्लॉक्स को और ये रफ सरफेस पर रख देता हूं मैं इनको, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स एफ लगा के यदि मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ, आगे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो दो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की साइड लगेगा, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन जो नीचे वाला ब्लॉक है ब्लॉक बी, उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। कंडीशन क्या मान के चलते हैं कि बोथ ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं, मतलब दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर। जब दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन रहेगा कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करना चाहूँ, ब्लॉक ए पर बात करना चाहें, तो फ्रिक्शन के द्वारा ब्लॉक ए का वर्क डन देखना चाहें। ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, एंड इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये है 180 डिग्री का एंगल। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज लेस देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल ऑप्टिक्स एंगल है। बट यदि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी पर बात करना चाहूंगा मैं, इस बी वाले ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर वर्क डन, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस वाले ब्लॉक का फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन फॉरवर्ड जो एंगल है एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं इस वाले ब्लॉक पर। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी पर वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहिए तो देखते हैं एक बार, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द टोटल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। यदि मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा, पूरे सिस्टम का मतलब जो मैंने यहाँ पर लिया ये सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की बात करना चाहूँ तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा या पर कहता हूँ टोटल वर्क डन होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले ब्लॉक का इस वाले डायरेक्शन में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी वाले ब्लॉक का हुआ होगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दोनों पर सेम है, सेम लग रहा है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव जितना होगा उतना ही वर्क डन इसका पॉजिटिव होगा, और दोनों का नेट वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करना चाहूं मैं, इन स्टैटिक फ्रिक्शन बोथ बॉडी मूव टुगेदर, सो वही उसी का एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, वर्क डन ऑन ए नेगेटिव एक्स, वर्क डन ऑफ बी नेगेटिव पॉजिटिव एक्स, सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बारे में बात करते हैं, देखते हैं एक बार कि क्या स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में बी जीरो, एकदम सही बात है, ट्रू है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब जीरो होगा एंड कब कब नेगेटिव होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको इसके बारे में अवेयर कराता हूँ, देखते हैं एक बार। सपोज करते हैं कि मेरे पास दो ब्लॉक है, देखो एक बार, एक तो है ब्लॉक ए जो ऊपर रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या कर रखा है, एक रिजिड दीवार से, वॉल से
यहाँ पर स्ट्रिंग के थ्रू इसको बांध रखा है इस स्ट्रिंग से, ठीक है। एंड एक अनदर ब्लॉक है मेरे पास बी, जिसको मैंने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है, नीचे ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है बेसिक से, ठीक है। अब देखो एक बार मैंने क्या किया, ब्लॉक बी पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हुई, और जो फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। ब्लॉक ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर फोर्स के जो अप्लाइड फोर्स है उसके अलोंग, एंड ब्लॉक बी पर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। देखो एक बार, अब ब्लॉक ए पर इस फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा, इस ब्लॉक ए पर बात करना चाहूँ, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, जो वास्ते यहाँ पर इसका वर्क डन 0 होगा। ब्लॉक बी पर बात करना चाहूँ तो ब्लॉक बी पर देख सकते हैं फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी फ्रिक्शन तो इस वाले डायरेक्शन में है बट ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में ऑप्टिक्स एंगल है या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस पर, नेगेटिव हो जाएगा। एंड थर्ड वाली बात करना चाहिए मैं, कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार इधर इस वाले एग्जांपल में, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा देख सकते हैं एक बार, देखो एक बार कि दो ब्लॉक है, एक तो यहाँ पर देखना एक बार, एक है ब्लॉक डी जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, एक है ब्लॉक सी जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। देखो एक बार, जो ब्लॉक डी है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड एंड ब्लॉक डी है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकंड, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक सी है इस पिछले वाले ब्लॉक की कंपैरिजन में किसी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, एंड जो डी वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो एक बार इधर, यदि मैं यहाँ पर बात करना चाहे अपन इस वाले केस में, तो देखो जो ब्लॉक ए है, सॉरी जो ब्लॉक सी है उसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक सी का डिस्प्लेसमेंट किसके कंपैरिजन में, ब्लॉक डी के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट उस वाले ब्लॉक का कम रहेगा, या फिर कहता हूं एस ऑफ सी लेस देन एस ऑफ डी काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं कि जो सी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो कौन सा करेगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, लेकिन ये वर्क डन एंड जो डी वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं अपन, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इस डी वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और आगे की तरफ एंड और फ्रिक्शन लग रहा है इस पर पीछे की तरफ, जबकि ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है एंड फ्रिक्शन भी ऊपर ही हो रहा है। बट जो बी वाला ब्लॉक है, डी वाला ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो नेगेटिव वर्क डन क्या रहेगा इस पर, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो नेट वर्क डन की बात करना चाहें ऑन सी पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी पर वर्क डन पॉजिटिव है एंड वर्क डन ऑन डी पर क्या है, नेगेटिव है। बट यदि मुझे नेट वर्क डन की बात करनी हो तो नेट वर्क डन कितना रहेगा, इस पॉजिटिव सी पर वर्क डन एंड बी पर वर्क डन को ऐड करेंगे तो वर्क डन ऑन डी लेस देन, या फिर कहता हूँ मैग्नीट्यूड में इसका वर्क डन डी का ग्रेटर देन है वर्क डन ऑन सी से, बट नेगेटिव में ग्रेटर देन है, तो नेट वर्क डन की बात करना चाहूँ मैं इसमें, वो कितना होगा, नेट वर्क डन नेगेटिव के बराबर रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्जाम्पल को सिमिलर ऐसे से फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वर्क डन के बारे में चर्चा कर ली, फ्रिक्शन के बारे में। अब देखते हैं कैसे कैसे मैं इसको समराइज करना चाहूँ आपके लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक बार इधर चर्चा ऑन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन पे वर्क डन की बात करना चाहें तो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। ऑन बॉडी की बात करना चाहें, बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करके भी
बताई थी ये वाली बात कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जीरो यहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। कौन सिस्टम की बात करना चाहूँ, यदि मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा, पूरे सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, यदि अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की, ऑन बॉडी पर बात करना चाहूँ मैं, तो बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो रहेगा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, बट यदि मैं सिस्टम की बात करना चाहूँ काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा पूरे सिस्टम पर वर्क डन वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बोला सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा ऑलवेज जीरो रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा सिस्टम पर ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन ही रहेगा। ठीक है, देखो एक बार अब अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स इज ऑलवेज जीरो बट सम ऑफ देयर वर्क डन may नॉट बी जीरो। देखो यदि मैं सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के द्वारा का सबका वेक्टर सम करूं तो वह जीरो हो सकता है, बट उनके द्वारा वर्क डन जो होगा वह may नॉट बी जीरो। जैसा कि यहाँ पर कर सकते हैं कि देखो एक बार यहाँ पर अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर देखो कि इस वाले फोर्स, दोनों फ्रिक्शन फोर्स, इस वाले फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो इनका वेक्टर सम तो जीरो होगा, बट इनका वर्क डन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है इस वाली बात को। ठीक है, तो वही वाली बात क्या कि वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स बड़े दोनों फ्रिक्शन फोर्स का वेक्टर सम तो जीरो है, बट इनके द्वारा जब वर्क डन है या फिर कस्टों में सम ऑफ नेट वर्क डन निकालना हो सभी के द्वारा तो वो मे नोट और मे नोट भी जीरो है। अभी इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस के बारे में, इनके बारे में वर्क डन कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, या फिर बात करना चाहूंगा मैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,